हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नई वीडियो जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी वाली यूनिट को आज शुरू कर रहे हैं। सेल चैप्टर जो आपका 8 चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम पहले प्रोकैरियोटिक सेल वाली चीज़ों को कवर करेंगे। इससे पहले हमने 7 चैप्टर 11 के पूरे कर लिए हैं और हमारे 5-6 चैप्टर हो चुके हैं 12th क्लास के, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का डाल दिया। वहाँ से आप आराम से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। दिसंबर तक हम नीट का पूरा बायोलॉजिकल सिलेबस कवर कर देंगे और आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड सब कुछ सही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम जो है आपसे धोखा नहीं करेंगे। मतलब हमने आपसे वादा किया है तो मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आप एक एक वर्ड ध्यान से सुनना। ये जो आपके पेपर में आने वाली चीज़ें हैं मैं पढ़ाऊंगा आपको। और एक और बात है कि छोटी छोटी वीडियो के कॉन्सेप्ट, जो कि अलग अलग कॉन्सेप्ट जगह जगह से पूछे आते हैं, उनके लिए मैं आपको अलग से वीडियोस बनाकर भी इस चैनल पर दूंगा। क्वेश्चंस की वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जो कि आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिल जाएंगी। और अभी हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। आज हम प्रोकैरियोट वाला टॉपिक कवर करेंगे, तो करते हैं शुरू यहाँ से। सबसे पहले आप इस फोटोग्राफ्स को देखो। यहाँ पर एक आदमी का फोटो बना हुआ है। ये एक जी रामाचंद्रन है। तो इस पैराग्राफ से नीट एक सवाल पूछ सकता है जो कि हमें जानना है। तो ये सवाल यहाँ से बन सकता है कि ये वाला क्वेश्चन बनेगा कि हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन पब्लिश इन नेचर इन 1954। तो यार सवाल ये है यहाँ से कि जो कोलाजन होता है, कोलाजन जो प्रोटीन होती है, आपको पता है वाइट फाइब्रस टिश्यूज़ में जो मिलती है और भी जगह मिलती है, वो आपकी 3 जो है उसके अंदर हेलिक्स होते हैं। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो, ये ध्यान रखना आप। यही एक सवाल यहाँ से बन सकता है। बाकी यहाँ से आपका एक और सवाल बन सकता है कि जो रामाचंद्रन प्लॉट इन्होंने बताया था, जो किसके लिए था, कि वो कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स थ्रू द यूज ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट। मतलब ये पूछ सकते हैं कि रामाचंद्रन प्लॉट को किस लिए यूज करते हैं, कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स को जानने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो बाकी नीचे पैराग्राफ से कुछ नहीं आएगा, एक बार इसको पढ़ लेना, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, फिर आगे चलते हैं। यहाँ मैंने कुछ डाटा आपके लिए लिख कर रखा है, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लेना। कुछ चीज़ें यहाँ से आ सकती हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे पहले 9th क्लास का सवाल है ये। 1665 में रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने जो है सेल को देखा था और उन्होंने अपनी किताब में इस बात को लिखा था कि माइक्रोग्राफिया किताब का नाम था। और इन्होंने देखा था रॉबर्ट हुक ने के माइक्रोस्कोप अपने द्वारा जो इन्होंने बनाया था उससे, और उसके अंदर इन्होंने देखा कि सेल वॉल केवल उनको दिखाई दे रही थी। ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने क्या देखा। तो सवाल का आंसर है रॉबर्ट हुक ने केवल सेल वॉल देखी थी, जैसे कि आपको 9th क्लास से पता होगा। ये भी है कि इन्होंने अपने द्वारा माइक्रोस्कोप बनाया था। एक आदमी थे, साइंटिस्ट थे, जैकरिस जैनसन, उनके द्वारा बनाया गया जो माइक्रोस्कोप था उसी में इन्होंने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया था, उसके बाद इन्होंने अपना बना लिया था। फिर लिखा है रिजोल्यूशन पावर क्या होता है। तो रिजोल्यूशन पावर इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश नेबरिंग पॉइंट एज डिस्टिंक्ट एंटाइटी। तो ऐसा है, ये सवाल भी आता है, दो छोटे छोटे डॉट जो हैं इनके बीच में कोई कितना ज़्यादा दूरी दिखा सकता है, वो उस माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर होती है। इस पर सवाल आ जाता है, कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ डाटा नोट किया है, जैसे कि रिजोल्यूशन पावर ऑफ ह्यूमन आई 0.1 mm है, कंपाउंड आई की 0.25 to 0.30 म्यू एम है, लाइट माइक्रोस्कोप की 200 नैनोमीटर है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 10 एंगस्ट्रॉम है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो बहुत पास छोटे बिंदुओं के बीच में, दो बहुत पास छोटे डॉट के बीच में लंबी दूरी दिखा सकता है, ठीक है ना। चलो अभी अपन पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8, दैट इज द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। शुरू करते हैं। लिखा है व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग और व्हाट इज दैट एन इनएनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव व्हिच ए लिविंग थिंग हैज़। मतलब वो चीज़ें जिनमें ब्लड नहीं होता है, वो उनके अंदर ऐसा क्या होता है जो लिविंग में होता है, और जो लिविंग में होता है वो उनमें क्या नहीं होता। लिखा है द आंसर इज टू द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ दैट इज द सेल और इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। तो कुछ तो आपको पता ही है, कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ जो है वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जैसे कि आप जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको ऑर्गन्स मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल होती है, उसके अंदर आपको ऐसा कुछ
नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। आगे हेडिंग है व्हाट इज सेल। सेल क्या है, लिखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस दैन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कह रहे कि भाई सेल के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंडिपेंडेंट लिविंग शो करता हो। हैंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी सेल जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर भी बनाती है, साथ ही साथ जो काम करती है, फंक्शन भी करती है, वो सेल ही होती है। मतलब सेल ही दोनों काम करती है, स्ट्रक्चर भी और फंक्शन भी। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे हो। सेल अपने लिए भी काम करती है, सेल कुछ प्रोडक्ट बनाती है जो नाइबरिंग सेल्स को भी काम आते हैं। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पेपर में, पहला सवाल जो एनसीईआरटी बुक से आपके पेपर में पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि सबसे पहली बार जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो सेल देखी थी वो एक्चुअली डेड सेल्स थी, क्योंकि उन्होंने कॉर्क का यूज किया था। कॉर्क जो कि बोतल के ढक्कन के रूप में वहाँ पर यूज करते थे, उसका यूज किया था। कॉर्क एक्चुअली क्वार्कस सुबर नाम के प्लांट की बार्क होती है, उसी को अपन कॉर्क कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि सबसे पहले लिविंग सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप किसने देखा। आपका आंसर होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। यहाँ से आप मार्क कर लोगे। सबसे पहला सवाल ये है कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को सबसे पहले अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में देखा। आगे लिखा है रॉबर्ट ब्राउन। फिर रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ये भी एक सवाल है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की। यहाँ से ये भी आएगा। लिखा है द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल इन द सेल। मतलब हुआ ये कि आपका जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई लगभग 1958 में, दो साइंटिस्ट हैं इसके लिए, इनका नाम है नॉल एंड रस्का, ठीक है, इन्होंने की। तो इसमें दो टाइप के होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक होता है सैम, एक होता है टैम। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो उसी टाइम पर जो है फिर सभी चीज़ों के, सेल के अंदर के इन्वायरमेंट के बारे में, सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा होता है इसके बारे में भी पता चला, ठीक है ना बात। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है सेल थ्योरी। क्या है सेल थ्योरी? तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक एक वर्ड यहाँ से पूछा जाएगा। करते हैं शुरू इस टॉपिक को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल थ्योरी। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है सेल थ्योरी 1838 मैथियस शेल्डन अ जर्मन बोटनिस्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जो नीट में आएगा। पूछा जाता है कि जो शेल्डन थे वो कहाँ के थे, तो आपको बताना है कि शेल्डन जो है वो जर्मनी के थे। ध्यान रखना है ऐसे सवाल नीट में ज़रूर आते हैं ये वाले। और ये ईयर 1838 भी आपको याद करना होगा। एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व्ड दैट ऑल प्लांट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। ध्यान से देखो इन्होंने क्या किया है। इन्होंने बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व किया है और ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने बताया है कि भाई जो आपके प्लांट होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है। प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। आगे लिखा है एट अबाउट द सेम टाइम, उसी टाइम पर थियोडोर बोवेरी, एक और साइंटिस्ट का नाम आपको याद करना है, पूरा नाम आपको आना चाहिए, थियोडोर श्वान इन 1839। ये ईयर भी याद करना है और ये भी याद करना है कि जो ये थे जूलॉजिस्ट थे, और ये भी याद करना है कि ये ब्रिटिश थे। तो थोड़ा ध्यान रखना है इन चीज़ों का, पेपर पूछ लेगा। इन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल को। ध्यान रखना जो श्वान थे उन्होंने जो है एनिमल सेल पे काम किया क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे। एंड रिपोर्टेड दैट द सेल हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने, ध्यान से देखना, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई कि एनिमल सेल के बाहर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। आगे लिखा है ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू। ध्यान से जूलॉजिस्ट थे पर इन्होंने प्लांट टिश्यू पर काम किया और इन्होंने बताया कि उसके बाहर सेल वॉल होती है। देखो ध्यान से समझो, एनिमल सेल के बाहर बताया गया कि सेल मेम्ब्रेन है और प्लांट सेल के बाहर बताया कि इन्होंने कि वहाँ सेल वॉल होती है। ऑन द बेसिस ऑफ इज दिस श्वान प्रपोज। अगर आपको लिखा हुआ आता है हु प्रपोज दिस थ्योरी, तो ध्यान रखना श्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इन्होंने कहा कि जो एनिमल की बॉडी होती है और प्लांट की जो बॉडी होती है वो सेल्स की या सेल्स के द्वारा बनाए गए कंपोनेंट्स की बनी होती है। अगर आपसे प्रपोज्ड पूछा जाता है तब। आगे लिखा है अगर आपसे पूछा जाए हु फॉर्मुलेटेड द थ्योरी, तो आप ध्यान रखोगे दे बोथ फॉर्मुलेट द थ्योरी। शेल्डन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी एंड दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल वर फॉर्म। तो इन्होंने नहीं बताया कि नई सेल कैसे बनती हैं।
रुडोल्फ विर्चो, फिर एक नए साइंटिस्ट यहाँ पर ऐड हो जाते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने 1855 में, ये ईयर आपको फिर से याद करना है, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसके लिए एक वर्ड यूज हुआ, ओमनिस सेलुलाई सेलुली। ये भी डायरेक्ट सवाल है, ओमनिस सेलुलाई सेलुली किसने दिया था? आंसर है रुडोल्फ विर्चो। ठीक है ना। अब बात ये है कि सवाल कभी कभी आता है कि किसने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि आपका जो नई सेल है, जो मतलब जो नई सेल बनती है वो पुरानी सेल से ही बनती है। तो एक्सपेरिमेंटली लुईस पाश्चर ने इसे प्रूव किया। आपको कभी कभी पूछ लेगा तो ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटली ये किसने बताया? ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आंसर होगा लुईस पाश्चर। लिखा है कि he modified the hypothesis of Sheldon Swan to give the cell theory a final shape. Cell theory as understood today. इस 2 पॉइंट यहाँ पर हैं सेल थ्योरी के। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। दूसरा है कि सभी सेल जो नई होती हैं वो पुरानी या पहले से बनी हुई सेल्स की बनी होती हैं। ठीक है ना। 2 पॉइंट आप नोट कर लो, मैंने यहाँ नोट किया आपके लिए। यहाँ पूछते हैं कि सेल थ्योरी किस पर लागू नहीं होती, कहाँ सेल थ्योरी नहीं लगती है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्शन टू सेल थ्योरी में आपको ये डायरेक्ट सवाल अगर आया तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पर ध्यान रखना, वायरस जो है डू नॉट हैव सेल स्ट्रक्चर, तो इसलिए वहाँ पर सेल थ्योरी नहीं लगती। मोनिरा एंड प्रोटिस्टा जो है वो ए सेलुलर होते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है ना। तो ये सवाल आ जाता है कि सेल थ्योरी कहाँ नहीं लगती, वायरस पर नहीं लगती। ठीक है, चलिए फिर है एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स। थोड़ा सा यहाँ ऐसे ही नॉर्मल बात लिखी हुई है, उसको पढ़कर ख़त्म कर देते हैं, कोई सवाल आएगा तो बता देंगे। लिखा है कि यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन एन अनियन पील, 9th क्लास में आपने देखा होगा, एंड और ह्यूमन चीक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द अनियन सेल विच इज़ ए टिपिकल प्लांट सेल हैज़ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एंड इन आउटर बाउंड्री, यानी प्लांट सेल थी तो उसके बाहर पर आपको आउटर बाउंड्री मिलेगी, एंड जस्ट विद इन ए सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द डेलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर द सेल। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कोल्ड न्यूक्लियस। तो सभी सेल्स के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। एंड दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटीरियल DNA। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड और न्यूक्लियाई आर कोल्ड यूकैरियोटिक सेल। तो जिन सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मिलता है उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, परंतु जहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस या फिर सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। यहाँ से आप ध्यान रखोगे कि सेल के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है, इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म कोलोइडल नेचर का होता है। ये भी सवाल पूछ लेते हैं। ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना। ये नीट में स्टेटमेंट आएगा और लिखा लिखाया आपको बिल्कुल एकदम सही करना है कि साइटोप्लाज्म जो है वो सेलुलर एक्टिविटी का मेन एरिना है, मतलब युद्ध क्षेत्र है जहाँ पर सारी रिएक्शंस काम करती है। आगे लिखा है वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन द टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। तो बहुत सारी जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिज्म होता है जो सेल के साइटोप्लाज्म में चलता रहता है, वही सेल को जिंदा रखने में मदद करता है। लिविंग होने का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होने वाली बहुत सारी रिएक्शंस लगातार चलती रहती हैं और लगातार चलने में एनर्जी यूज होती है जो कि रिएक्शंस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कराती है। इसी बात को ही लिविंग कहते हैं। अगर एनर्जी नहीं है तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, यानी सेल डेड है। ओके, चलो। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अनदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, द लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। ये सब जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती हैं, परंतु प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, प्रोकैरियोट्स के जो एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे कौन कौन प्रोकैरियोट्स होते हैं जो मोनेरा किंगडम में आते हैं, वो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ये नीट में आने वाला सवाल है, अच्छा सवाल है। राइबोसोम पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम जो है वो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, यानी राइबोसोम जो है वो आपके RNA राइबोसोमल RNA प्लस प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं जो कि आपके किसी भी मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं होते। तो ये दोनों ही प्रकार की सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, दोनों ही प्रकार की सेल में पाए जाते हैं। लिखा है राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल्स।
Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but they are found attached with the membranes of the endoplasmic reticulum or in chloroplast और in mitochondria। मतलब ये कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पर राइबोसोम केवल सेल के साइटोप्लाज्म में ही नहीं मिलेंगे, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के पास अपने राइबोसोम होते हैं और सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में लगे हुए पाए जाते हैं। फ्री राइबोसोम्स भी मिलते हैं, अटैच भी मिलते हैं, ध्यान रखना। आगे लिखा है एक और सवाल जो कि नीट में आने लायक है। लिखा है एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली दैट इज द सेंट्रोसोम। तो ये भी एक सवाल है, आगे भी आएगा, अभी ध्यान रखना। एनिमल सेल में जैसे कि राइबोसोम तो दोनों में मिलते हैं, पर एनिमल सेल के अंदर आपको सेंट्रोसोम जो होते हैं वो एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है जो पाए जाएंगे, जो कि सेल डिवीजन में मदद करते हैं। ध्यान रखना ये प्लांट सेल में नहीं होते, ये केवल और केवल एनिमल सेल में ही मिलते हैं। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपको याद करना होगा, माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल होती है, इसका आपको साइज याद करना है। यहाँ से 0.3 μm आपको यहाँ पर लिख लेना है एक चीज़। वॉल लेस बैक्टीरिया इनको कहते हैं, मतलब इनके पास वॉल नहीं होती है, सेल वॉल विदाउट सेल वॉल वाले बैक्टीरिया होते हैं। सबसे छोटी सेल है ये माइकोप्लाज्मा, लगभग 0.3 μm इनका साइज है। इन लेंथ वाइल द बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 μm। तो बैक्टीरिया जो है भाई यहाँ लिखा है नॉर्मल साइज बैक्टीरिया का 3 to 5 μm होता है, जबकि मैं बता दूँ बहुत बड़े बड़े बैक्टीरिया भी होते हैं, 600-700 μm तक के भी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे थियोमार्गेरिटा नेम्बियंसिस और बैसिलस मेगाथीरियम, इपोलोपिशियम फिसिल्सोनी। ये नाम है कुछ जो कि नीट नहीं पूछ रहा है तो आपको याद भी नहीं करने हैं, पर इससे बड़े भी होते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया का साइज 3 to 5 μm होता है, आप यही याद करेंगे। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल द एग इज ऑस्ट्रिच। तो आपको पता है ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ी सेल होती है। अमंग मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जाओगे तो वहाँ ह्यूमन आरबीसी लगभग 7 μm की होती है। ये साइज है, ये याद करना है आपको, ऐसे ही डाटा दे रखा है तो लर्न करना होगा। नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल होती हैं, आपको ये भी याद करना होगा। लार्जेस्ट नहीं होती, लार्जेस्ट होता है फीमेल का जो एग होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो आपका लार्जेस्ट सेल होता है। लिखा है सेल ऑल्सो वेरी ग्रेट इन देयर शेप, द मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर। अलग अलग शेप की सेल्स पाई जाती हैं। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद इन द फंक्शन दे परफॉर्म। जो अलग डिपेंड करता है, मतलब सेल जो है वो कैसा फंक्शन करती है उसके हिसाब से उसका शेप्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ शेप दी गई हैं, फोटोज़ हैं, एक आधा देख लो ध्यान से। यहाँ से आपको याद करना है कि आरबीसी की शेप जो है वो राउंड और बाइकॉनकेव है, ये हमारी बात हो रही है। और फिर आपको आगे मिलेगा वाइट ब्लड सेल्स, अमीबॉइड। तो यहाँ से आप एक बात और ध्यान रखना कि डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो अमीबॉइड मूवमेंट भी शो करती हैं। एक सवाल आ जाता है कभी कभी कि डब्ल्यूबीसी कैसा मूवमेंट शो करती है, अमीबॉइड मूवमेंट शो करती हैं और फैगोसाइटोसिस करती हैं। ये भी मतलब इनकी बात है, याद कर लेना, आगे आएगा भी। यहाँ मिलेगा आपको कॉलमनर एपिथेलियल सेल। इसका एक क्वेश्चन आपको आ जाता है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस पर होता है, बेसल न्यूक्लियस है। नीचे आपको एक नर्व सेल मिलेगी जो कि लॉन्गेस्ट है, ब्रांच है। आपको ट्रैकेड मिलेंगे, ट्रैकेड आपके दोनों एंड से पॉइंटेड हैं, क्लोज हैं। ये भी सवाल कभी कभी आता है, पॉइंटेड और क्लोज होते हैं, बंद है दोनों तरफ से, जबकि जो वेसल्स है वो दोनों तरफ से खुली होती है। ये जाइलम ट्रैकेड है तो बंद है ना। गुड। इसमें आप देखोगे यहाँ पर आपको बीच बीच में पिट्स मिलेंगे जो कि आपके वाटर के मूवमेंट में मदद करते हैं। आगे मीजोफिल की सेल है, राउंड और ओवल होती हैं, पैरेन्काइमेटस होती हैं, ये ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू होता है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। एक एक चीज़ छोटी छोटी करके इन्होंने बताई है, मतलब अच्छे से बताइए। बाकी मोनेरा में भी थोड़ा बहुत बताया था, यहाँ भी बताया है, यहाँ भी देखते हैं क्या दिया है। चलिए यहाँ लिखा है द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया। देखो यहाँ से हम एग्जांपल लर्न करने हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, PPLO, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। ध्यान रखना होगा, ये बिल्कुल कन्फ्यूज ना होना कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो प्रोकैरियोटिक हैं और सिंगल सेल है। भले ही ये सिंगल सेल मिल मिल करके एक बड़ी कॉलोनी बना ले, भले ही ये जो है एक बड़ा सा फिलामेंट बना ले, पर ये सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, इसीलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। दूसरा इनका नाम है एक और साइनोबैक्टीरिया, ये भी आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए एंड दे आर द जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन द यूकैरियोटिक सेल। ये छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करते हैं।
बाइनरी फिजन करते हैं डिवीजन के टाइम पर। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। दे 4 बेसिक टाइप के होते हैं। सीधा सीधा सवाल है, मोनेरा में भी दिया गया था, लिखा था वहाँ। बेसिलस रोड लाइक होते हैं। कोकस स्पैरिकल होते हैं। विब्रियो का मतलब कोमा शेप होते हैं, ये ध्यान रखना जरूर। और स्पायरल मतलब स्पायरलम शेप के होते हैं, ठीक है ना। चलिए, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल। सभी प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल होती है, छोड़ करके माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा विदाउट सेल वॉल होता है, ये आप ध्यान रखोगे। सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर बाकी सभी में वॉल होती है। मैं आपको यहाँ बताता हुआ चलता हूँ, छोटी सी बात है, जल्दी से सुन लेना, नोट भी कर लेना अगर आपका मन हो तो। यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि जो बैक्टीरिया है उसकी वॉल किसकी बनी होती है। तो आप एक वर्ड बस ध्यान रखना कि बैक्टीरिया की वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। पेप्टाइडो मतलब प्रोटीन और इधर से आएगा कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में आप जाओगे तो आपको दो मिलेंगे, एक मिलेगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एक मिलेगा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये ज़रूर ध्यान रखना है यहाँ से कि ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इसका एक और नाम है म्यूरिन, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी कोई पूछ लेता है, ठीक है ना। तो ये भी अगर आया तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, पर ध्यान जरूर रखना, अच्छी बात है ना। चलिए, तो यहाँ लिखा है कि भैया इनकी सेल वॉल होती है। अब ये ध्यान रखना कि पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल में होता है, तो आप ये ना पूछना कि ब्लू ग्रीन एल्गी की वॉल में भी क्या होता है ना, समझ गए ना। चलिए, सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द माइक्रोप्लाज्मा, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन द साइटोप्लाज्म, देयर इज अ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियस यहाँ नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेक्ड होता है, नॉट एनवलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए। अब मैं पहले आपको एक बात बताता हूँ, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए लिखा मतलब जो मेन डीएनए सेल का है, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। मैं इसके बारे में थोड़ी बात करूँगा, कन्फ्यूजन क्रिएट ना करना कभी भी ज़िंदगी में आगे भी। मान लो ये बैक्टीरिया है आपका, तो इस बैक्टीरिया के पास इसका मेन जो आपका एक डीएनए है, मान लो ये इसका मेन डीएनए है। तो बाबू ध्यान रखना होगा आपको कि ये जो मेन डीएनए होता है इसका, ये आपका इसी को बोल रहे हैं कि ये सिंगल क्रोमोसोम है। आप ये ध्यान रखना, बैक्टीरिया में क्रोमोसोम मतलब नहीं होते एक्चुअली। यूकैरियोट में हम क्रोमोसोम बोलते हैं जब कंडेंस डीएनए विद बहुत सारी प्रोटीनों के साथ जुड़ करके डीएनए कंडेंस हो जाता है, तो उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। वो आपको सेल डिवीजन में दिखाई देता है, मेटाफेज वगैरह में। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक जो जीनोम है, प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है, वो आपका कुछ प्रोटीन्स के साथ में एसोसिएट होकर के एक स्ट्रक्चर फॉर्म करके रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल क्रोमोसोम। तो ऐसा नहीं है कि खाली डीएनए ही पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, खाली डीएनए नहीं है, प्रोटीन एसोसिएटेड है, वरना ये इधर उधर फैला हुआ होता, स्कैटर्ड होता। बट तो बहुत सारी बेसिक प्रोटीन्स जो है वो इसके साथ जुड़ करके इसको स्टेबल करती है। तो ये ध्यान रखना कि ये सिंगल क्रोमोसोम है। और आपका एक और बात ध्यान रखना कि ये डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, मतलब डीएनए जो है वो आपका डबल स्टैंडर्ड है। ये ना सोचना सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मतलब दो स्टैंड है डीएनए के, दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना है, ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना करना। चलिए, अब आगे लिखा है कि मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। तो कुछ बैक्टीरियाओं के पास जो है वो छोटा सा एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि आपका जीनोमिक डीएनए के बाहर होता है। जीनोमिक डीएनए मतलब जो मेन डीएनए है उसके बाहर एक छोटा सा डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया के पास होता है, कुछ के पास नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा डीएनए। क्योंकि देखो मेन डीएनए ये है और उसके बाहर एक और डीएनए है, दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मतलब क्रोमोसोम से यानी मेन डीएनए से अलग डीएनए है। तो ध्यान रखना, ये भी डबल स्टैंडर्ड है, ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सर्कुलर है ना। इसके पास भी कुछ जीन्स होते हैं जो कि किसी काम के होते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया के काम के हों, जरूरी नहीं है कि आप बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड हो या ना हो, मतलब ये वाला डीएनए हो या ना हो। आप उसे बाहर निकाल दोगे तो बैक्टीरिया को बहुत सारे मतलब मेन फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर जो एक्स्ट्रा फीचर्स ये बैक्टीरिया को प्रोवाइड कराता है उनमें प्रॉब्लम होगी, ये वाली बात है। जैसे यहाँ लिखा है कि एक्स्ट्रा डीएनए होता है और उस एक्स्ट्रा डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। एंड द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स द सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू द सच बैक्टीरिया। मतलब प्लाज्मिड के अंदर कुछ जीन्स होते हैं और वो जीन्स जो है बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा एज देते हैं, मतलब उस बैक्टीरिया के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं जो कि
काम की होती है, एक्स्ट्रा जीन्स प्रोवाइड कराते हैं। तो वो ये बात है। प्लाज्मिड के फिर फर्दर एक दो टाइप होते हैं, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा जानकारी दे दूँ प्लाज्मिड के बारे में कि अगर हम देखें प्लाज्मिड जो है वो आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है और वो आपका कुछ जीन्स जो है दे सकता है, मतलब कुछ आपकी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स दे सकता है। जैसे कि आप देखोगे प्लाज्मिड जो है वो एक तो होता है आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के लिए, मतलब रेजिस्टेंस देते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए आर प्लाज्मिड, और जिससे कि उस बैक्टीरिया के ऊपर मतलब कोई एंटीबायोटिक काम ना कर सके। जैसे मान लो इस आर प्लाज्मिड के अंदर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन है, तो ना इसके ऊपर बैक्टीरिया के टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। इसी तरह से एक होते हैं एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड जिन बैक्टीरिया के पास होते हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा फर्टिलिटी फैक्टर होता है, ठीक है ना, मतलब एक्स्ट्रा फर्टिलिटी फैक्टर होता है, और वो जो है जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया होता है उसमें मदद करते हैं, ठीक है ना। जिनके पास एफ पॉजिटिव फैक्टर होता है वो दूसरों को देते हैं और वो भी एफ पॉजिटिव हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। पर आप अभी के लिए ध्यान रखेंगे कि इनके पास एफ प्लाज्मिड होता है। और एक और होता है उनके पास कोल प्लाज्मिड होता है। तो कोल प्लाज्मिड वालों की बात यह है कि उनके पास एक चीज़ होती है, मतलब कोल प्लाज्मिड एक फैक्टर बनाता है, कोलिसिनोजेनिक फैक्टर होता है, जो कि दूसरे बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकता है। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड होते हैं, इनके पास अलग अलग जीन्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया को कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि वन सच कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, मतलब ऐसे जो प्लाज्मिड होते हैं ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। In higher classes you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA। तो वो मैं आपको कभी पढ़ा दूंगा अलग से, यहाँ नहीं दे सकते। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जाओगे तो वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती होती। नो ऑर्गेनली लाइक द वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। ये कह रहे कि भाई यूकैरियोट जैसा कोई भी ऑर्गेनली प्रोकैरियोट में नहीं होता, राइबोसोम को छोड़कर बाकी कोई भी ऑर्गेनली नहीं पाई जाती है, मतलब जो दोनों सेल्स में सेम हो। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अलग अलग होती है बाकी सब, पर राइबोसोम भी अलग अलग होते हैं, पर है मतलब एक ही बात, मतलब स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं है, स्ट्रक्चर सेम सी है, थोड़ी बहुत आरएनए प्रोटीन का अंतर है, पर है तो दोनों राइबोसोम ही ना, और दोनों ही नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, दोनों ही प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, ध्यान रखना, स्टोर करने के लिए होती है। A specialized differentiated form of cell membrane called the mesosome is the characteristic of prokaryote। ये नीट में आने वाला सवाल है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स हों, पर मीजोजोम अगर है तो वो प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और मीजोजोम प्रोकैरियोट में पाया ही जाएगा। अब है क्या मीजोजोम, मैं आपको बताता हूँ। दे आर एसेंशियली द इनफोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब अगर ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया की वॉल है और ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ को मुड़ के इस तरह की एक स्ट्रक्चर इनफोल्डिंग्स बनाती है, जिसको हम कहते हैं मीजोजोम। इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इस मेम्ब्रेन में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के जो होमोलोगस है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की एनालॉगस होता है, वो काम एक जैसे ही करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करता है। ये रेस्पिरेशन में मदद करता है, सेल वॉल बनाने में मदद करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है, बहुत सारे काम है। पर अभी के लिए ध्यान रखना कि मेम्ब्रेन का जो इनफोल्डिंग्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज द मीजोजोम्स। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब ये सवाल आएगा कि ये